Hello friends, welcome to my channel Sarthi Classes by Payal Ahuja. Today's topic is the Payment of Gratuity Act 1972. इसमें अभी अमेंडमेंट्स हुई हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे. हाँ, ये यूपीएससी ईपीएफओ का सिलेबस है ना, इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज के अंडर ये टॉपिक आता है. तो अभी तो ये ड्यू टू कोविड-19 ये पेपर पोस्टपोन हो गया है. मैक्स टू मैक्स 2 to 3 months में इसकी डेट आ जाएगी, है ना. तो हम बिगनिंग से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. कंटेस्ट क्या है इस एक्ट का? यही कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी जो अमेंडमेंट बिल 2017 है वो दोनों हाउसेस में पास हो गया है. अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, दोनों हाउसेस में पास हो गया है. ठीक है. और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो हमारे हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट है क्या? ये एक्ट प्रोवाइड करता है हमें रिटायरमेंट बेनिफिट. ठीक है. कोई एम्प्लॉय जिसने किसी एस्टैब्लिशमेंट में मिनिमम 5 years का कंटिन्यूस सर्विस दिया हो अपना, तो वो इस बेनिफिट को अवेल करता है, वो इस बेनिफिट के लिए एलिजिबल होता है. और हाँ, जो एस्टैब्लिशमेंट में 10 से ज्यादा एम्प्लॉय होंगे तो वो इस एक्ट के अंडर आ जाती है. तो वो क्या करेगी? वो ग्रेचुटी प्रोवाइड करेगी. ग्रेचुटी मीन्स एक बेनिफिट, एक गिफ्ट प्रोवाइड करेगी अपने एम्प्लॉय को. उसकी सैलरी में से नहीं कटता, जैसे पीएफ वगैरह होते हैं ना, हमारी सैलरी में से कटते हैं, है ना. पर ग्रेचुटी क्या होता है? कंपनी गिफ्ट देती है अपने एम्प्लॉय को अगर उसने मिनिमम 5 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस की हो. ठीक है. चलो आगे पहले समझते हैं ग्रेचुटी क्या होता है. ग्रेचुटी क्या है? ग्रेचुटी मीन्स गिफ्ट, है ना. एक मॉनेटरी बेनिफिट जो हम अपने एम्प्लॉयज को देंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को एक मॉनेटरी गिफ्ट देगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर उसने 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस करी हो उसी कंपनी में. ठीक है. और जो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर 10 से ज्यादा लोग होते हैं वो इस एक्ट के अंडर आ जाते हैं और वो उन के लिए मैंडेटरी हो जाता है. देखो लिखा है इन 1972 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया enacted the payment of gratuity act which made it mandatory for employers to pay their employees gratuity at the time of quitting. ठीक है. एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो अपने एम्प्लॉयज को क्या देंगे? ग्रेचुटी देंगे. और ये क्या? इट इज डिफाइंड बेनिफिट प्लान वेयर नो कॉन्ट्रीब्यूशंस आर मेड बाय द एम्प्लॉय. इसमें एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता. ठीक है. 5 साल में जो उसने पूरी सर्विस दी है अपनी ऑनेस्टी से, पूरा काम किया है उस कंपनी के अंडर, तो ये एम्प्लॉयर्स उसको एक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. उनको एक गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. इसमें से उनकी सैलरी में से कुछ भी नहीं कटता. ये कंपनी के थ्रू ही होता है. ओके. और ये परसेंटेज में नहीं हम काउंट करते, ये एक फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच लेके चलता है. ठीक है. एन एम्प्लॉयर कैन यूज अ फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच जो हम आगे कैलकुलेट करेंगे. ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट होती है. द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972. द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट क्या है? ये हर एस्टैब्लिशमेंट में अप्लाई होता है जहां 10 से ज्यादा पर्सन हो. ठीक है. और इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इनेक्ट करने का एक्ट के? उस वर्कमैन को एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड हो आफ्टर रिटायरमेंट. ठीक है. और ये कब कब मिल सकती है? सुपरन्यूशन, फिजिकल डिसेबलमेंट हो जाए, इम्पेयरमेंट हो जाए ऑफ वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है. Therefore, the payment of gratuity at 1972 is an important social security legislation to wage earning population. कहाँ कहाँ? इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशन. प्लांटेशन में 3 थी. CST मैंने क्यों लिखा है? कॉफी, शुगर, टोबैको. इसी में हमको ग्रेचुटी मिलती है. ठीक है. पोर्ट. पोर्ट 13 मेजर पोर्ट्स जो है ना, बड़े पोर्ट्स जो हैं उनके वर्क्समैन को ही ग्रेचुटी मिलेगी. माइनर अभी इसमें इंक्लूड नहीं है. रेलवेज. रेलवेज में कौन? जो कंपनीज रेलवे ने स्टार्ट कर रखी है ना, जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स प्रोवाइड करती हैं, है ना. शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स. ओके. कौन कौन? इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट. अब कंटिन्यूस सर्विस क्या होती है? इसमें 15 सेक्शन है जिसमें से सेक्शन 2A क्या कहता है? कॉन्टिन्यूस सर्विस की बात करता है. मतलब
अनइंटरप्टेड सर्विस, जिसमें कि 5 साल का जो वो काम करेगा कंटिन्यू। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, या तो उसका इंटरप्शन कैसे आ सकता है, ड्यू टू एक्सीडेंट, सिकनेस, एब्सेंस फॉर ड्यूटी विदाउट एनी लीव, ले ऑफ, लॉकआउट, स्ट्राइक और सेसेशन ऑफ वर्क ड्यू टू नॉट एनी फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉय की तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है ना, ये तो नेचुरल हो रहा है, उसका एक्सीडेंट, उसे थोड़ी पता था उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको बीमारी हो जाएगी, ऐसा तो, इसलिए ये भी सब इसमें इंक्लूड कर दिया गया है कॉन्टिन्यूअस सर्विस में। ठीक है, अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन होती है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाता है बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, the government may appoint different controlling authority for different areas also. Okay, अब for a period of 1 year, अब 1 साल का किसी ने काम किया है, 190 days उसने काम किया होना चाहिए। इन केस ऑफ एम्प्लॉयड बिलो द ग्राउंड इन अ माइन, जो जमीन के नीचे काम करे, माइंस में काम कर रहे हैं, उसने 190 days काम किया होना चाहिए। ठीक है, और जो इस्टेब्लिशमेंट में वर्क कर रहे हैं लेस देन 6 days इन अ वीक, उन्होंने भी 190 days काम किया होना चाहिए जब इनकी ग्रेचुटी कैलकुलेट होती है। ठीक है, और जो अदर केसेस ले लो तो उसमें 240 days। ओके, और फॉर अ पीरियड ऑफ 6 month, अगर 6 महीने उन्होंने काम किया है तो मैक्स टू मैक्स उन्हें 95 days काम किया होना चाहिए। ठीक है, ग्राउंड पे या इस्टेब्लिशमेंट में। ठीक है, और जो अदर है वो 120 days। आया समझ? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी? पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी कब मिलती है? या तो वो सुपरन्यूशन मतलब ओल्ड एज में, रिटायरमेंट एज में आ गया है ना, शुड बी रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, रिटायरमेंट हो गई, और should have resigned after uninterrupted employment of 5 years with the company, और उसने 5 साल के बाद उस कंपनी से रिजाइन दे दिया हो। इन केस ऑफ योर डेथ, gratuity is paid to the nominee or you in case of disablement on account of a sickness or an accident। या तो उस बंदे की डेथ हो गई तो वो ग्रेचुटी किसको मिल जाती है? नॉमिनी को मिल जाती है। ठीक है, और डिसेबलमेंट हो गई है या कोई सिकनेस हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो जब वो एलिजिबल है अपनी ग्रेचुटी लेने के लिए। ओके, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी। अब हम ग्रेचुटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड है, या तो लास्ट ड्रॉन सैलरी और ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, अब एक बात सुनो, एक कंपनी में उसने 2 साल काम किया है, दूसरी कंपनी में उसने 3 साल काम किया है। ठीक है, या ऐसे ले लो, एक कंपनी में उसने 3 साल काम किया है और दूसरी कंपनी में 2 साल काम किया है, तो उसके 5 साल गए, पर कंटिन्यूअस सर्विस तो नहीं है ना, इसलिए तो वो ग्रेचुटी अवेल नहीं कर सकता। ओके, वो एलिजिबल नहीं है ग्रेचुटी अवेल करने के, बेनिफिट लेने के। ठीक है, समझ आया? अब देखो, ग्रेचुटी पेएबल डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर, लास्ट ड्रॉन सैलरी, उसने अपनी लास्ट सैलरी कितनी ली, ईयर ऑफ सर्विस, कितने साल उसने काम किया। अब to calculate how much gratuity payable, the Payment of Gratuity Act 1972 had divided non-government employees into 2 categories। ठीक है, ग्रेचुटी को कैलकुलेट करने के लिए 2 टाइप्स में, कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। क्या? एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द एक्ट और एम्प्लॉयज नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट। एक ऐसे एम्प्लॉयज जो इस एक्ट में कवर्ड हैं और दूसरे जो इस एक्ट में कवर नहीं है। ठीक है, कैसे होगा? फॉर एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द एक्ट, तो हम क्या करेंगे, ग्रेचुटी अमाउंट ईयर इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 15/26, हम डिवाइड कैसे कर देंगे? 26। अब 26 से क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि हम संडे को काउंट नहीं कर रहे, महीने में 4 संडे तो आते हैं, तो 4 संडे क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और 26 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो y से नंबर ऑफ ईयर्स वर्कड इन द ऑर्गेनाइजेशन, s से क्या है, लास्ट ड्रॉन सैलरी। ठीक है, और एक्स ग्रेशिया मतलब क्या होता है? एक्स ग्रेशिया मतलब, अब यहाँ पर पहले 1972 का एक्ट में लिमिट कितनी थी? 10 लाख। 10 लाख तक की लिमिट है ग्रेचुटी की, टैक्स फ्री।
ठीक है, टैक्स फ्री अमाउंट है ये 10 लाख रुपीज. द एम्प्लॉयर इज फ्री टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयज हायर ग्रेचुटी बट अकॉर्डिंग टू द ग्रेचुटी एक्ट द अमाउंट कैन नॉट एक्सीड रुपीज 10 लाख. ठीक है, अब इसे बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है. द अमाउंट इज नोन एज एक्स ग्रेशिया. मतलब क्या हुआ, ठीक है, समझो. एक्स ग्रेशिया मतलब अब किसी एम्प्लॉय की 6.5 लाख रुपए ग्रेचुटी बन रही है, ये समझ लो 5.5 लाख रुपए मतलब ग्रेचुटी बन रही है, पर एम्प्लॉयर उससे खुश होकर 2 लाख रुपए उसे एक्स्ट्रा देना चाहता है ना. उससे खुश हो गया कि उसने बहुत अच्छा काम किया, आफ्टर रिटायरमेंट उसे 2 लाख रुपीज उसे बोनस टाइप मिल रहा है ना. तो वो क्या हो गई, एक्स ग्रेशिया हो गया. वो एक वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है बाय द एम्प्लॉयर. ठीक है, वो उसका ग्रेचुटी नहीं है, उसे अलग से मिल रहा है. तो जो, और अब सोचो टैक्स किस पे लगेगा, जो 5.5 लाख उसकी ग्रेचुटी बन रही है वो उसका टैक्स फ्री होगा, और जो 2 लाख उसका एम्प्लॉयर उसे एक्स्ट्रा बोनस टाइप दे रहा है तो वो एक्स ग्रेशिया हुआ अमाउंट, और उस पे टैक्स लगेगा. ओके. अब फॉर एम्प्लॉयज नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट, उन एम्प्लॉयज के लिए जो एक्ट में कवर नहीं है, बस सारा सेम है, बस इसमें 30 से डिवाइड होता है. ईयर इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 15/30. ओके. इफ to calculate the number of years for the gratuity calculation, हम नंबर ऑफ ईयर्स कैसे कैलकुलेट करते थे, अगर 6 मंथ से ज्यादा है तो उसका राउंड ऑफ ले लेते थे उसका नेक्स्ट नंबर, तो हम क्या ले लेते थे 1. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव वर्कड एट एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर 8 years and 7 months, then the number of years will be calculated as 9. Where as if an employee has worked for a company for 8 years and 4 months, then it will be considered as 8 years only. Okay. टैक्सेशन रूल्स क्या है ग्रेचुटी पे, मैंने आपको बताया ना, एक्स ग्रेशिया और ग्रेचुटी. ग्रेचुटी ऑलवेज क्या होती है, इन टैक्स फ्री होती है, एग्जेम्प्ट होती है फ्रॉम द इनकम टैक्स. ठीक है. any eligible private employee of an employer who is covered under the gratuity act gets tax exemption on a certain amount of salary. ठीक है, ₹20 lakh. the eligibility criteria और the actual amount of gratuity received. समझ में आया, जो उसको एक्चुअल अमाउंट मिल रही है ग्रेचुटी की वो टैक्स फ्री होगी. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी बताया कि अगर रिटायरमेंट है या कोई फिजिकल डिसेबलमेंट हो गई है ना, तो वो भी सारा टैक्स फ्री मिलेगा. ओके. द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इज एक्सेम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स. ठीक है. अमेंडमेंट्स क्या हुई हैं, यही कि विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7 सेंट्रल पे कमीशन, इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट सीलिंग कितनी होगी है, ₹20 लाख, वेयर द प्रेजेंट अपर सीलिंग कितनी थी ग्रेचुटी की, 10 लाख. ठीक है. और देयर विल ऑल्सो बी एन एडिशनल 1% डियरनेस अलाउंस दैट इज फ्रॉम 4% to 5% एप्लीकेबल फ्रॉम July 1, 2017 to all central employees and pensioner. ठीक है. and also seek to double tax free gratuity for private sector. ठीक है. पेनल्टीज, अब कोई भी इस एक्ट को वायलेट करेगा तो उसके लिए क्या क्या पेनल्टीज हैं, देखो. फॉर अवॉइडिंग एनी पेमेंट इफ समवन मेक्स अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और फॉल्स स्टेटमेंट शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 months, और फाइन कितना लगेगा, 10,000, या दोनों भी लग सकते हैं. ठीक है. और फेलियर टू कंप्लाई इफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शेल बी पनिशेबल फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 months. ठीक है. कोई अगर एक्ट के जो भी प्रोविजन है उसे फेलियर होता है करने में, तो उसे कितना 3 महीने की मिनिमम, ठीक है, पनिश होगा, और एक्सटेंड अप टू 1 year, और फाइन कितना लग सकता है, 10,000 से एक्सटेंड होके 20,000 भी हो सकता है. नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी अंडर द एक्ट विल लीड टू ऑफेंस. अगर हम किसी को ग्रेचुटी पेमेंट नहीं देते हैं तो वो एक ऑफेंस माना जाता है, और एम्प्लॉयर शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर एटलीस्ट 6 months, एंड वो 2 years तक भी एक्सटेंड हो सकती है अनलेस द कोर्ट प्रोवाइड्स फॉर द सफिशिएंट रीजन फॉर लेस पेमेंट.
ओके, आगे समझ अमेंडमेंट्स, पेनल्टीज, एलिजिबिलिटी, हाउ दिस बेनिफिट वर्कर्स, वर्कर्स को कैसे बेनिफिट करता है ये एक्ट। ग्रेचुटी इज नॉट जस्ट पेड टू द एम्प्लॉयज ऑन हिज रिटायरमेंट एज कॉमनली परसीव्ड। ग्रेचुटी क्या है, एक गिफ्ट है, मॉनेटरी बेनिफिट है जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमें मिलता है, एम्प्लॉयज को मिलता है। और इसके सारे रूल्स क्या है, बहुत लीनियंट है। इट कैन बी पेड एट एनी ऑफ दीज केसेस इफ क्लेम्ड। If employee has tendered his resignation after serving the organization for continuous service 5 years, एम्प्लॉय resign कर सकता है ना easily, और उसकी डेथ के बाद उसकी जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी है वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगी और मिलेगी इवन इफ द एम्प्लॉय हैज नॉट सर्व द ऑर्गेनाइजेशन फॉर 5 years। हाँ, ऑन हिज डेथ, अगर उसकी डेथ हो जाती है पहले तो भी उसकी ग्रेचुटी उसकी नॉमिनी को मिल जाएगी, ठीक है। इफ एम्प्लॉय बिकम्स डिसेबल्ड ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज, जब भी मिलती है ना ग्रेचुटी। द मेन पर्पज इसका क्या है कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वर्कमैन को आफ्टर रिटायरमेंट, एम्प्लॉयज को एक सोशल सिक्योरिटी देना रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। और अमेंडमेंट विल इंक्रीज द मैक्सिमम लिमिट 10 लाख से 20 लाख कर दी इन द प्राइवेट सेक्टर एंड इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, है ना, अंडर गवर्नमेंट हु आर नॉट कवर्ड, तो वो पेंशन रूल्स एट पार विद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है, समझ। So do like, share and subscribe my channel। आपको ये एक्ट समझ आया हो, पसंद आए हो मेरे एफर्ट्स, तो प्लीज इसको लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू सो मच।